बहुत नर्वी से पेश आती है क्योंकि उनको वोट्स कमाने हैं। इस पर्टिकुलर केस में सरकार इस हद तक गई कि इनको अंग्रेजी में सीखने की क्या जरूरत है, ये पिछड़े वर्ग है, जाए म्यूनसिपालिटी के स्कूल में सीखे, हम इनको फ्री में शिक्षा देंगे। हमारी जिद ये थी कि हमें अगर आज के बहाव में चलना है तो हमें अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। हमने इस इशू को कोर्ट में लाया। कोर्ट के सामने पहले ही हियरिंग पे जो चीफ जस्टिस है उन्होंने उस ऑर्डर को स्टे दे दिया और कहा कि इन बच्चों की फीस जो है वो स्कूलों को रिइंबर्स कर दी जाए इमीडिएटली। सरकार हिलने को तैयार नहीं था। बहुत अरसा चला गया। फिर उसके बाद हमने एक नोटिस उनको इशू कर दी कि आपके खिलाफ कंटेम्प्ट क्यों ना किया जाए। उन्होंने वो नोटिस को भी कुछ ज़्यादा मायने नहीं दिया। उसके बाद में हमने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की कोर्ट में। जब नोटिस उनको इशू हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट भागे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि ये हमारा पॉलिसी डिसीजन है और पॉलिसी डिसीजन में कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। कोर्ट ने उनको एक कॉलिंग साहब ये हुए थे। कोर्ट ने सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि अगर आपकी पॉलिसी ये गलत है तो डेफिनेटली हम आपके पॉलिसी में इंटरफेरेंस कर सकते हैं। तो आप ये बात समझिए कि पॉलिसी अगर है, पॉलिसी डिसीजन है तो उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते, ये गलत है, हम जा सकते। कोर्ट ने उनको बोला कि तुम जाओ, पहले पैसे भरो, बाद में आओ, केस फाइनल होने के बाद फिर देखेंगे। उनका केस डिसमिस हो गया। उन्होंने कोर्ट से कुछ वक्त मांग लिया और फीस रिइंबर्स करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने फीस रिइंबर्समेंट की 15 रुपए पर स्टूडेंट पर ईयर के हिसाब से। अब ये रेट था 1971 का, तब से उन्होंने उसको रिवाइज ही नहीं किया। अब उनका कहना भी सही था कि हाँ हमने कर दिया। 1970 की जो पॉलिसी है जिसके जो रेट्स बने हैं उसके हिसाब से हम आपको रिइंबर्समेंट दे रहे हैं। स्कूलों ने कहा हमें आपकी रिइंबर्समेंट नहीं चाहिए, आपके विद्यार्थी नहीं चाहिए, आप उठाइए, इनको लेके जाइए। विद्यार्थियों को मारपीट शुरू हो गई। केस ने फिर एक रुख अख्तियार कर लिया, एक अलग ढंग का रुख आ गया। स्कूलों को हमें पार्टी बनाना पड़ा। स्कूलों को कोर्ट ने बड़ी सख्त भाषा में बताया कि किसी भी विद्यार्थी को फीस के इशू पर से स्कूल के बाहर नहीं निकाला जाए। हाल फिलहाल में जजमेंट उसमें आया है, इसके तहत ऑलमोस्ट 2,40,000 स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट मिलेगा, जिसमें कोर्ट ने बताया कि जो खर्चा स्कूल ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स पे कर रही है वही खर्चा उनको बैकवर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ के ऊपर करना पड़ेगा और उतना रिइंबर्समेंट सरकार को उनको करना पड़ेगा। एक हिस्टोरिकल जजमेंट आया PIL। तो PIL का जो यूज है हमें बड़ा ही कॉशियसली करना है, बड़ा ही संभल के करना है, क्योंकि अगर यही जजमेंट कोर्ट बदल देता और बोलता कि नहीं आप लोगों को इसका शिक्षा का अधिकार नहीं है, तो 2,40,000 लोगों को के गुनहगार हम होते जिन्होंने PIL में किया। किसी को कुछ सवाल पूछने हो तो वो पूछ सकते हैं। ट्रेंड आया है वो ये है कि आपकी केसेस बहुत स्पीडीली सुनी जाती है। वो जमाना गया कि आपने केस दाखिल कर दी और आदमी मर गया फिर भी केस का रिजल्ट नहीं आया। आज हालात ये है कि कोई भी रेट PIL नॉर्मली 1 साल के भीतर डिसाइड होती है। कुछ वाकया ऐसे भी है कि केस दाखिल हुई और उसी दिन डिसाइड हुई। अब बात यह है कि जब कोर्ट कहता है कि 3 महीने के भीतर आपको ये करना है, तो हमारा काम बनता है कि 3 महीना मतलब 91st डे जब निकलता है तो उसी दिन हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग की शुरुआत कर दें। हम खुद अगर किसी चीज के लिए रुक जाए तो कोर्ट क्यों सुनेगा आपकी बात, मतलब जरूरत है करके क्यों समझेगा। आपका अधिकार आपको तभी मिलता है जब आप कॉशियस होते हैं। एक बड़ी गलत कंसेप्ट है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो डिफेंस। आपको कानून पता ना होना ये आपके लिए कोई बचाव नहीं है। हालांकि हमारा कानून उस भाषा में है जो भाषा इस देश की नहीं है। हमारा कानून उस पद्धति का है जो सर्वसामान्य आदमी को समझता नहीं है। फिर भी हमारे सामने एक सबसे बड़ा रूल ये है कि आपको कानून पता नहीं है तो वो आपका डिफेंस नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि आपको सेल्फ कॉशियस होना है आपके राइट के बारे में। आपका अधिकार हनन आज होता है, 10 साल के बाद आप कोर्ट में जाते हो, बोलते हो मुझे न्याय दो, तो कोर्ट भी उसी स्पीड से आपको न्याय देगा। धन्यवाद। साथियों, दूसरा ये सोचो कि जब
राम का राज्य था या कृष्ण का राज्य था या जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उस समय भी न्याय हुआ करता था। कोई आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट नहीं था। ये कब से आए? क्या उस समय न्याय नहीं होता था? तो हमने देखा कि अंग्रेजों का शासन था और कोई भी कानून एक भी आप देखें उसमें न्याय कहीं मिलता हो, ऐसी कोई चीज हमें दिखाई नहीं देती। पूरा केस एविडेंस के ऊपर निर्भर है। एविडेंस जो व्यक्ति जितना एक्सपर्ट है, जैसे हमारी ये बाई खड़ी हुई थी, ये सच्ची बात को भी नहीं कर सकती, पर अगर कोई प्रोफेशनल महिला होगी और उसको किसी को फंसाना होगा और फर्राटेदार भाषा में जब बात को कहेगी और वो एक्टिंग करेगी, आंसू बहाकर जज को प्रभावित करेगी और उसके पक्ष में फैसला हो जाएगा। अगर एक न्यायाधीश अपनी आंख के सामने हत्या होते देखे और उसको उस हत्या का एविडेंस नहीं मिलेगा तो जज फैसला नहीं कर सकता उसका। ये हमारे भारत का कानून है। तो अभी तो हम कानून ही नहीं समझ रहे हैं, तो उसको बदलने की लड़ाई के लिए भी कहाँ हमारा माहौल बन पा रहा है। और अब जो कानून में परिवर्तन हो रहा है वो तो कारपोरेट सेक्टर करवा रही है। अभी मैं जब भूअर्जन के ऊपर बात अपनी रखूंगी तो हम ये देखेंगे कि जो कानून पहले बने थे अंग्रेजों के जमाने के, वो कुछ हद तक ठीक थे, पर अब जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि बना रहे हैं वो किसके कहने पर बना रहे हैं? ज्यादातर अधिकार आईएएस आईपीएस अधिकारियों के हाथ में आ रहा, क्योंकि कानून वो बना रहे हैं। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ट्रांसफर में लगे हुए हैं। जो चुने हुए प्रतिनिधियों को करना चाहिए वो अधिकारी कर रहे हैं, और जो अधिकारियों को करना चाहिए वो चुने हुए प्रतिनिधि कर रहे हैं। तो कानून तो बनाना तो दूर, उनको पढ़ना भी वो कानून नहीं आ रहा। तो जो कानून बन रहे हैं वो एकदम और भी हमारे प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे। आपने सिविल में भी कोई मामला दायर किया, किसी से आपको पैसे की रिकवरी करनी है, आप मुकदमा जीत गए, ठीक है, तो वो पैसा ऐसे नहीं मिल जाने वाला। फिर आपको उसके एग्जीक्यूशन की कार्रवाई के लिए फिर दूसरा केस करना पड़ेगा। धारा 125 भरण पोषण की राशि जो महिला को अपने पति से लेना है या बूढ़े माँ बाप को अपने बेटे से लेना है, अब तो बेटी भी अपने बूढ़े माँ बाप का भरण पोषण करेगी, तो आदेश तो न्यायालय से हो गया कि इसको देना है, पर फिर भी फिर एग्जीक्यूशन की एक कार्रवाई होगी, यानी वसूली की कार्रवाई के लिए आप दूसरा केस दायर करो। तो ये तो प्रक्रिया है। वो जब न्यायालय में आप खड़े हो तो आपको उस प्रक्रिया के पालन की कार्रवाई को करना ही पड़ेगा। एविडेंस देना है तो ऐसा एविडेंस आपको देना पड़ेगा जितने स्टेज से केस को गुजरना है, चाहे वो सिविल वाला हो चाहे क्रिमिनल वाला हो, उतने स्टेज से केस गुजरेगा तभी उसका फैसला होगा। आपके साथ कितना भी बड़ा अन्याय हुआ हो, परंतु वो प्रक्रिया पूरी वहां पर चलेगी, चार्ज लगेगा, एविडेंस होगा, डिफेंस होगा, आर्गुमेंट होगा, तब जजमेंट होगा। इसके पहले ऐसा नहीं कि अन्याय हुआ तो तुरंत कोई फैसला होने वाला है। ये तो हमारे उसके समय जैसे बोलते हैं ना, सबसे अच्छा न्यायाधीश था राजा उज्जैन वाला, जो बहुत बढ़िया बताया कि एक लड़का, सभी लोगों ने शायद सुना होगा कि एक बच्चा था और दो महिलाएं क्लेम कर रही थी कि ये बच्चा मेरा है और ये बच्चा मेरा है, और तुरंत वो जो थे राजा, उन्होंने कहा ऐसा करो, अच्छा इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा एक को दे दो, दूसरा टुकड़ा दूसरे को दे दो। तो एक महिला दौड़ती आई, उसने कहा ये बच्चा मेरा नहीं है और ये बच्चा पूरा का पूरा उसको काटो मत और उस महिला को दे दो। तुरंत फैसला हुआ कि असली माँ वो है जिसे बच्चे को काटने में दर्द था। तो ये हमारे उस जमाने की न्याय की प्रक्रिया थी जिसमें तुरंत वो सही न्याय होता था। और आज की न्याय पद्धति होती तो न्यायाधीश कहता कि जो व्यक्ति बर्थ सर्टिफिकेट